प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गांव के ठाकुर सरपंच का वाक्य सुनाएंगे जिसे मोटी कुंवारी लड़कियां बहुत पसंद थीं। जब भी वह ठाकुर किसी की मोटी कुंवारी बेटी को देख लेता तो उसने इसी काम के लिए अपने पास 2 नौकर रखे हुए थे। वह उसे उसके बिस्तर पर पहुंचा देते थे और फिर ठाकुर उसके साथ सारी रात उसकी इज्जत से खेलता था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जब कोई भी मोटी लड़की रोती गिड़गिड़ाती वो उसे सबसे ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन अगर कोई लड़की एक बार ठाकुर के बिस्तर पर आ जाती थी, ठाकुर दोबारा उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। शादीशुदा औरत की तरफ वो आंख भी नहीं उठाता था। उसे सिर्फ वो लड़कियां पसंद थी जो बिल्कुल कुंवारी होती थी। भरे हुए जिस्म की मोटी लड़कियों को देखकर तो वो पागल हो जाता था और इतना वो उसके बिस्तर पर ना पहुंच जाती, चैन से ना बैठता था। वो ठाकुर अब तक पता नहीं गांव की कितनी औरतों के साथ यह काम कर चुका था। इन भरे हुए जिस्म वाली और मोटी लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर चुका था। इस ठाकुर की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। यह मोटी लड़कियों के साथ और भरे जिस्म वाली लड़की के साथ बिस्तर पर खेलता था। हर बार इस ठाकुर के बिस्तर पर एक नई मोटी लड़की होती थी। ठाकुर उसके साथ तमाम रात हर तरीके से अपने दिल की हसरत पूरी करता था। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी, इस काम के लिए ठाकुर ने 2 काबिले इत्मीनान अपने नौकर राकेश और सरवन रखे हुए थे। ठाकुर के नौकर पूरे गांव में घूमते और मोटी और भरे जिस्म वाली लड़कियां ढूंढ कर लाते थे। ठाकुर के लिए ठाकुर के नौकर कुछ इस तरह करते थे। जब इन्हें कोई लड़की पसंद आती जो ठाकुर के लायक होती, यानी कि मोटी और भरे जिस्म वाली होती, वो नौकर उसको पहले तो माल और दौलत का लालच देते हैं और ठाकुर के साथ एक रात गुजारने के लिए राजी करते थे। अगर कोई लड़की इनकार कर देती ठाकुर के साथ रात गुजारने के लिए, तो वह उसे जबरदस्ती उठाकर ठाकुर के कमरे में ठाकुर के सामने हाजिर कर देते थे। पहले तो उन लड़कियों को कनीज जबरदस्ती तैयार करती थी। वह रोती और गिड़गिड़ाती थी, लेकिन वह सारी कनीज उसे बनाव श्रृंगार करके ठाकुर के सामने दुल्हन बनाकर पेश कर देती थी। ठाकुर आता और पूरी रात उन मोटी लड़कियों को देखता रहता और उनके साथ खेलता और उनके साथ तरह तरह से लज्जत हासिल करता था और उनके जिस्म पर हल्के दांतों से काटता था। और जब आइए करती या सिसकी लेती, ठाकुर को बहुत मजा आता था। वो पूरी रात उन लड़कियों को सोने ना देता था। वो उनको बरहाना करके अपने सामने नचाता था, उनके साथ तरह तरह से आनंद लेता था। और जैसे ही सुबह होती, उसका नौकर आता उस लड़की को उस कमरे से ले जाता और हवेली के बाहर ले जाकर छोड़ देता था या उन्हें उनके घर तक पहुंचा देता था। किसी भी लड़की के माँ बाप की हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर के सामने बोल जाए, और तो और कोई उन दोनों नौकरों तक के सामने नहीं बोलता था। यह सिलसिला कई साल तक चलता रहा। उसके नौकर राकेश और सरवन ठाकुर के लिए मोटी लड़की तलाश करते थे और उसे सजाकर ठाकुर के सामने पेश कर देते थे। जब ठाकुर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता तो यह चालाक नौकर उन लड़कियों को धमकियां देता और डराता और धमकाता। जो लड़की खामोश रहने को कहती उसे छोड़ दिया जाता। अगर कोई कहती मैं ठाकुर का यह राज फाश कर दूंगी, उस लड़की को हवेली के तहखाना में बंद कर दिया जाता और फिर 810 दिन के बाद छोड़ा जाता था। कुछ लड़कियां तो अपनी इज्जत के डर की वजह से खुद ही जान दे दिया करती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया, मोटी लड़कियां अपने गांव को छोड़कर गायब होने लग गई, क्योंकि मोटी लड़कियों के साथ जिनाह किया जाता था, बाद में बंद कर दिया जाता था। इसलिए मोटी लड़कियों को उनके माँ बाप पहले ही उनको दूर दराज के गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया करते थे और ठाकुर के खौफ की वजह से झूठ मूठ में ठाकुर के पास आते और उनसे कहते, खुदा जाने हमारी बेटियों को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। हमारी लड़कियां घर से गायब हो रही हैं और मिल नहीं रही है। आप इस गांव के जिम्मेदार हैं। हम आपसे इल्तजा करते हैं, हमारी बेटियों को ढूंढा जाए और इनका सुराग लगाया जाए। ठाकुर और उसके नौकर उनके माँ बाप से तरह तरह की बातें करते और बहाने लगाते और उनको तसल्ली देते हुए कहते, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपकी बेटियां आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। फिर रोज रोज लड़कियां गुम होने लग गई थी। गांव में खौफ और फैल चुका था। अब ठाकुर को वहां एक भी मोटी लड़की दिखाई नहीं देती थी। उसके नौकर भी
पूरे गांव में ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। फिर ठाकुर ने दूर के एक दूसरे गांव में, जहां बहुत सारी मोटी खूबसूरत लड़कियां थीं, वहां अपना एक आलीशान महल बनवाया और उस महल की जिम्मेदारी अपने नौकर राकेश और सरवन को दे दी। राकेश और सरवन भी इसी गांव में एक घर लेकर रहने लगे। फिर राकेश वहां की मोटी लड़कियों को ठाकुर के पास बिस्तर पर लाने की कोशिश करता, मगर वह नया गांव था, इसीलिए एक भी लड़की को ठाकुर के पास नहीं भेज पाया। उस शहर में अभी ठाकुर को आए हुए चंद दिन ही गुजरे थे। ठाकुर अपने नौकर राकेश को लेकर घूमने के लिए निकल पड़ा। उसी गांव में ठाकुर की नजर एक इंतहाई खूबसूरत और मोटी लड़की पर पड़ी, जो बिल्कुल कुंवारी मालूम पड़ती। उस लड़की को देखकर इस अय्याश ठाकुर के मुंह में लाल टपकने लगा। ठाकुर ने अपने नौकर राकेश से कहा, इस लड़की का पता करवाओ, ये कहां से है और कौन है, और जितना जल्दी हो सके इस लड़की को मेरे बिस्तर पर लेकर आओ। मैं इसके साथ हम बिस्तर पर सोना चाहता हूं। राकेश ने ठाकुर को तमाम मालूमात दे दी। राकेश ने यह बताया कि यह तो आपके नौकर सरवन की बेटी है। उस नौकर सरवन को ठाकुर ने पुराने महल की रखवाली के लिए 2 दिन के लिए भेज दिया। ये बेटी उसी खास नौकर सरवन की निकली। अगली सुबह ठाकुर ने हुक्म दिया, उस नौकर सरवन की बेटी को आज मेरे कमरे में ले आना। मैं इससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। बहुत दिन से मैंने किसी लड़की के साथ एक रात भी नहीं गुजारी है। ठाकुर ने कहा, और इस बात का ख्याल रखना, किसी सूरत में भी उस श्रवण को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ किया है। मेरी नजर उसकी बेटी पर है। इस नौकर राकेश ने हामी भरी और चंद नौकरों को अपने साथ लिया और उसकी बेटी को लेने आया और सरवन की बेटी को ठाकुर के पास चलने की बात की। सरवन की बेटी ने राकेश से कहा, चाचा जान, मैं तो आपके खास दोस्त की बेटी हूं और ठाकुर के खास नौकर की बेटी। आप मेरे साथ भी ऐसा क्यों करना चाहते हैं? राकेश ने कहा, बेटा मैं मजबूर हूं, एक रात की तो बात है, फिर अपने घर खुशी खुशी लौट आना। उसने बहुत ना नुक्कर की, लेकिन राकेश ने उसे उसके घर से ले जाकर ठाकुर के सामने पेश कर दिया। हमेशा की तरह कनीज ने इस लड़की को भी खूब तैयार किया और सजा संवार कर तैयार कर दिया। जब वह लड़की बन संवर गई तो फिर उसे ठाकुर के सामने पेश कर दिया। जैसे ही श्रवण की बेटी अंदर आई, ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। ठाकुर की आंखों में वही पुरानी हवस थी। ठाकुर जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, क्यों लड़की, सुना है बड़ी अकड़ है तुझमें, आज सब निकाल देंगे। आजा, कपड़े उतार कर मुझे दिखाओ, अपना गदराया हुआ बदन और नाच कर मेरे दिल को बहलाओ, मुझे यही देखना पसंद है। श्रवण की बेटी चुपचाप खड़ी रही, ना चीखी ना चिल्लाई, सिर्फ एक हल्की मुस्कान आई उसके चेहरे पर। वो धीरे से आगे बढ़ी, ठाकुर के पास बैठ गई। ठाकुर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी लड़की ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से नहीं, नरमी से। उसने उसकी आंखों में देखा। लड़की धीरे से बोली, ठाकुर साहब, आप हर रात जीत जाते हो, लेकिन आज मैं आपको हराना चाहती हूं। मैं चाहती हूं आप जीतो। मगर अपनी मदानगी से ठाकुर खुश हो गया। उसे लग रहा था लड़की हर तरीके से तैयार है। श्रवण की बेटी ने ठाकुर के हाथों को अपने हाथों में लेकर थपथपाया। आपको लड़कियों के कपड़े उतारना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा है कि कोई लड़की खुश होकर आपके सामने अपनी मर्जी से अपने कपड़े उतारे? ऐसा ठाकुर साहब आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको तो जिस्म से खेलने की आदत है और जिस्म से खेलने वाला हैवान होता है। असली मर्द को औरत के दिल से खेलता है। ठाकुर थोड़ा गुस्से में बोला, तू मुझे लेक्चर दे रही है? लड़की बड़े प्यार के साथ आहिस्ता से बोली, नहीं ठाकुर साहब, मैं तो आपकी मर्दानगी देखना चाहती हूं कि आप मर्द हो या नहीं, क्योंकि मर्द वही होता है जो औरत का दिल जीते। शरीर तो मिट्टी है, ठाकुर ने पूछा, दिल कैसे जीतते हैं? तू सिखाएगा हमें। लड़की प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, औरत का दिल जीता जाता है प्यार से, सब्र से। औरत को सुना जाए, समझा जाए। औरत को पाने से पहले उसे महसूस किया जाए। जब वह खुद कहे कि मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारे लिए तैयार हूं, बस वही असली जीत होती है। तुम कोई भी तरीका अपनाओ। अगर मैं खुश होकर हंसकर यह कह दूं कि मैं तुम्हारी हूं और मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तो समझो तुम जीत गए और तुम असली मर्द हो।
और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और सब कुछ कर दिया लेकिन मैं खुश ना हुई तो समझो तुम नामर्द हो, कायर हो, डरपोक हो। ठाकुर खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो उसके पास बैठी और उसके सीने पर हाथ रखा, जैसे कोई माँ अपने गुस्सैल बेटे को समझाती है। श्रवण की बेटी धीरे से बोली, ठाकुर साहब, आज मैं नाचकर अपनी जवानी सौंपने आई हूं, लेकिन किसी मर्द को नामर्द को नहीं। ठाकुर की आंखें नम हो गई। सरवण की बेटी ने कहा, ठाकुर साहब, किसी की मजबूरी पर हक नहीं जताया जाता, उस पर हाथ रखकर उसे अपना बनाया जाता है। सरवण की बेटी ने कोई कपड़ा नहीं उतारा, नाची भी नहीं। अपनी बातों से, अपने प्यार से और अपनी समझदारी से एक वैश्य मर्द के अंदर के इंसान को जगा दिया। ठाकुर ने श्रवण की बेटी से कहा, मेरी मदानगी के बारे में मेरे नौकर राकेश से कुछ मत कहना। जाओ, तुम चली जाओ। अगले दिन ठाकुर के नौकर राकेश ने लड़की से कहा, अब तुम्हें कैद में डाला जाएगा। श्रवण की बेटी ने कहा, चाचा, कैद में क्यों? ताकि तू श्रवण के सामने मेरा और ठाकुर का यह बर्ताव बता ना दे। सरवण की बेटी ने बड़ी चालाकी से कहा, चाचा जान, अब तो जो होना था हो चुका। अब मैं बताकर ही किसी को क्या करूंगी, खुद अपनी ही बेइज्जती होगी। अगर कोई और खिदमत हो तो वह भी पूरी करूं। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो बड़ी समझदार लड़की है, और उसको खुशी खुशी उसके घर भेज दिया। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ और आया। सरवण की बेटी ने सरवण को सब कुछ बता दिया और उनके दोस्त राकेश के गद्दारी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब सरवण दिल ही दिल में राकेश से बदला लेने की सोचने लगा। ठाकुर अब उदास सा रहने लगा। एक दिन ठाकुर ने सोचा, जब इसकी बेटी इतनी समझदार है तो यह बहुत समझदार होगा। ठाकुर ने सरवण से कहा, यार, सरवण औरत का दिल कैसे जीता जाता है? सरवण ने कहा, ठाकुर साहब, आप लड़कियों को उठवाकर अपने बिस्तर पर मंगवाते हो। अगर आप किसी लड़की के घर चलकर जाओगे तो उसके दिल में आपकी कदर बढ़ेगी और आप प्यार से उसकी तारीफ करोगे। वह खुद ही हार जाएगी और सब कुछ अपना तुम्हें सौंप देगी। अगर कहो तो आपके लिए ऐसा घर तलाश करूं। ठाकुर ने इजाजत दे दी। अब सरवण ठाकुर को लेकर राकेश के घर गया और ठाकुर को राकेश की बीवी दिखाई, जो एक बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई गदराए बदन की औरत थी। ठाकुर ने पूछा, यह हसीना कौन है? सरवण बोला, ठाकुर साहब, जो राकेश आपका नौकर है, उसकी बीवी आपके लिए परफेक्ट है। और यह राकेश आज तक अपनी बीवी के पास नहीं सोया। इसकी बीवी बिल्कुल कुंवारी है। सरवण ने झूठ बोलकर ठाकुर को बरगलाया। अब ठाकुर ने राकेश को अपने पुराने महल, अपनी जमीन से उगे हुए अनाज का हिसाब एक पर्चे में लिखकर गांव पहुंचने के लिए भेज दिया। वह पूरे दिन का सफर था। अगले दिन राकेश को वापस आना था। राकेश ने हिसाब का पर्चा लिया और अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह अपनी बीवी से मिलकर अपने खच्चर पर बैठकर रवाना हो गया। ठाकुर के लिए तो एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा था। जब ठाकुर को यकीन हो गया कि राकेश अनाज वसूलने पर निकल गया, तो ठाकुर ने पैरों में चप्पल पहनी और महल से निकलकर टहलते टहलते राकेश के घर पहुंच गया और बिना इजाजत के घर के अंदर दाखिल हो गया। राकेश की बीवी नहाकर धूम में बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। ठाकुर को अचानक देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन ठाकुर का स्वागत किया और बोली, आओ ठाकुर साहब, और पूछने लगी कि हुजूर, आज हम गरीबों के घर में कैसे तशरीफ ले आए? ठाकुर ने कहा, मैं तो टहलता टहलता इधर को आ निकला। सोचा कि तुम घर में अपने पति के बिना अकेली होंगी। तुमसे तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं और किसी चीज की जरूरत हो तो पूरी कर दूं, क्योंकि यह ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर तुम हमारे खास आदमी राकेश की बीवी जो हो। राकेश की बीवी ने ठाकुर की खूब खातिरदारी की। ठाकुर अब मतलब की बात पर आ गया और उसके हुस्न की तारीफें करनी शुरू कर दी और कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम जैसी हसीन औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठाकुर ने राकेश की बीवी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें देखता हूं तो यकीन नहीं होता कि कोई औरत इतनी नफीस और इतनी दिलकश भी हो सकती है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, तुम्हारी आंखों की गहराई जैसे कोई शांत सी झील हो और उसमें डूब जाने को जी चाहता है। वो थोड़ा करीब आया और फिर ठहर कर बोला, तुम्हारी हंसी जैसे किसी बगिया में पहली बार कोई फूल खिला हो, और तुम्हारे बाल जब हवा में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेशमी शाम मेरे सामने बह रही हो। ठाकुर की आवाज अब और भी धीमी हो गई
जैसे हर लफ्ज कोई फुसफुसाता हुआ जादू हो। मैंने बड़े बड़े शहर देखे हैं, रियासतों की रानियां देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी कशिश, तुम जैसी पाकीज़गी, तुम जैसी कुदरती खूबसूरती कभी किसी में नहीं देखी। वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी चाल में ठहराव है और हरकत में तहजीब। तुम राकेश की बीवी जरूर हो, लेकिन तुम मुझे किसी शहजादी से कम नहीं लगती। राकेश की बीवी बहुत समझदार और होशियार औरत थी। उसे पहले ही ठाकुर की नीयत पर शक हो गया था कि ठाकुर ने जानबूझकर मेरे पति को इतनी दूर दूसरे इलाके में भेज दिया है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे अपने जाल में फंसाकर मुझसे फायदा उठा ले। वो बोले, हुजूर, आप तो शेर हो और शेर जंगल का बादशाह होता है। यह उसकी शान के खिलाफ है कि मुर्दार खाए और गंदगी में मुंह मारे। जब ठाकुर साहब आप खुद लुटेरे बन जाएंगे तो लोग इंसाफ लेने किसके पास जाएंगे? झूठे बर्तन में मुंह मारना ठाकुर साहब की शान ही नहीं। ऐसी अक्लमंदी और दानिशमंदाना बातें सुनकर ठाकुर को अपनी हरकत पर बड़ा अफसोस हुआ और वह खुद पर बड़ा शर्मिंदा हुआ। उधर राकेश कुछ ही दूर चला था। उसे याद आया कि वो हिसाब का पर्चा तो घर में तकिए के नीचे ही भूल गया। उसने अपने खच्चर को वापस घर की तरफ मोड़ दिया और कुछ घंटे के बाद वह अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से पर्चा उठाते हुए उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी ठाकुर की चप्पल पर गई। जो ठाकुर भूल में अपनी चप्पल की जगह राकेश की चप्पल पहन गया था, उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। सर चकरा गया। वो समझ गया कि ठाकुर ने उसको सफर पर इसलिए भेजा था ताकि वह मेरी बीवी के साथ अपना मकसद पूरा कर सके, और वह अपने मकसद में कामयाब हो गया। राकेश चुपचाप बिना कुछ बोले घर से निकल गया और वह पर्चा लेकर अपने सफर पर रवाना हो गया और पर्चा ठाकुर के महल में पहुंचाकर वापस ठाकुर के पास महल में पहुंच गया तो ठाकुर ने इनाम के तौर पर उसे अशरफिया दी। अशरफिया को देखकर अब उसका शक यकीन में बदल गया। राकेश भी अशरफिया लेकर बाजार पहुंचा। बीवी की जरूरत का सामान, कपड़े वगैरह खरीदकर अपने घर पहुंचा और पहुंचकर बीवी को प्यार से गले लगाया। उसके बाद कहा लगा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह सामान कैसा है? राकेश ने कहा कि यह ठाकुर ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि यह पहनकर अपने घर वालों को दिखाओ और बताओ कि ठाकुर ने तोहफे में दिया है। तो राकेश की बीवी ने कहा, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही करूंगी। उसके बाद बीवी तैयार हो गई और अपने पति राकेश के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई। राकेश के ससुराल वाले अपने दामाद और बेटी के लाए हुए इतने सारे सामान को देखकर खुश हो गए। राकेश बीवी को मायके छोड़कर चुपचाप वापस अपने घर आ गया। 2 महीने गुजर गए। इतने दिन गुजरने के बावजूद राकेश ने ना तो बीवी का हाल पूछा और ना उसको वापस लेने आया। कुछ दिनों के बाद राकेश की बीवी के भाई राकेश को मिलने आए और अपने बहनोई से पूछने लगे, बहनोई साहब, क्या हमसे या हमारी बहन से कोई गलती हो गई? राकेश खामोश रहा। सालों ने कहा, अच्छा, आप हमें हमारी बहन की तरफ से गुस्से और नाराजगी की वजह तो बताओ, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। राकेश ने कहा, तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे अब तुम्हारी बहन का कोई हक नहीं है। उसके मैंने सारे हक अदा कर दिए। वो लोग मायूस होकर चले गए। अगले दिन वह गांव के काजी साहब के पास गए। काजी ने ठाकुर की मौजूदगी में राकेश को बुलाया। लड़की के भाइयों ने कहा, ऊपर वाला ठाकुर और काजी साहब को सलामत और कायम दायम रखे। फिर काजी साहब से लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक सरसब्ज हरा भरा बाग जो फलों से भरा हुआ था और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी साहब ने राकेश की तरफ देखा और पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? राकेश ने कहा, जो बाग इन्होंने मुझे दिया था वो मैंने पहले से अच्छी हालत में इन्हें वापस कर दिया है। काजी ने लड़की के भाइयों से पूछा, क्या इसने वह बाग उसी हालत में वापस किया है जैसे पहले था? लड़की के भाइयों ने कहा, जी काजी साहब, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने राकेश से कहा, तुम क्या कहते हो? इस बार राकेश ने कहा कि काजी साहब, मैंने उस बाग को किसी बुग्स या नफरत की वजह से नहीं लौटाया, लेकिन वापस करने की वजह यह है, एक दिन जब मैं उस बाग में आया
तो मैंने उसमें शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे ना खा जाए। इसलिए शेर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। ठाकुर यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था और हर बात को बड़ी गौर से सुन रहा था। ठाकुर उठकर बैठ गया और कहने लगा, राकेश भाई, अपने बाग में इत्मीनान और बेफिक्र होकर चले जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, लेकिन वो शेर ना तो तुम्हारे बाग में कोई असर छोड़ सका, ना ही बाग कोई पत्ता तोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। वो शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा, लेकिन मायूस होकर लौट गया। ठाकुर ने कहा, खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे बाग के चारों तरफ लगी हुई मजबूत दीवार जैसी नहीं देखी। उसके बाद राकेश सीधा अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ गया। न तो काजी को पता चला और न दरबार में बैठे किसी और आदमी को खबर हुई कि मामला क्या था। कितनी बढ़िया बात है कि हर किसी के ऐब को छुपाया जाए। अपने घरों के राज भी किसी पर जाहिर न करना चाहिए और दूसरे के ऐबों पर भी पर्दा डालना चाहिए। रब से दुआ है आप लोगों के घरों को खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों और माल में बरकत अता फरमा दे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।